दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, या तो ये देश पढ़े लिखे और समझदार लोगों के हाथों में सौंपिए, या फिर इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, आपके बच्चों की पढ़ाई में रुकावट डालेंगे। क्योंकि जिन हाथों में हमने कानून बनाने की ताकत सौंपी है और उन्हें हम जब चुनते हैं, तो चाहे वो संसद में बैठे हुए सांसद हों, चाहे वो विधानसभा में बैठे हुए विधायकों हो, उनकी कतार में लगातार ऐसी संख्या बढ़ती जा रही है जिन्होंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा है। कोई 5वीं पास है, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं तक पहुंचा है। हालांकि एक बड़ी तादाद ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है। लेकिन जब इस देश के भीतर में वक्त के साथ साथ कम पढ़े लिखे लोगों की तादाद पार्लियामेंट के भीतर में और विधानसभा के भीतर में बढ़ने लगेगी, तो आप फिर किस निर्णय का जिक्र करते हैं? जो बच्चे देश भर में इस बात का रोना रो रहे हैं कि महामारी है, हम परीक्षा देने कैसे जाएंगे, नीट की परीक्षा हो या जी की परीक्षा हो, हम कैसे जाएंगे उन जगहों पर जहां पर सेंटर पड़ेंगे? वहां तक जाने के रास्ते में क्या वाकई संसाधन खुले हुए होंगे, आवाजाही हो रही होगी, वहां के होटलों में रुकने की व्यवस्था होगी? हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे? और जब पहुंचेंगे तो क्या मास्क पहले लगाएंगे, हाथों में दस्ताने पहनेंगे और इन सब के बीच परीक्षा देनी शुरू करेगी? बहुत सारे इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं, वहां के लोग सोच रहे होंगे हम कैसे निकलेंगे। सवाल इतना भर नहीं है। इस देश के भीतर में पहला सवाल यही है कि क्या एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर कोई भी नजरिया इस देश के सांसदों का, विधायकों का, मंत्री का या इस देश में सत्ता संभाले हुए प्रधानमंत्री का भी है या नहीं है? और इसमें आप विपक्ष की राजनीति भी ले आइए, विपक्ष के नेताओं को भी इसी कतार में खड़ा कर दीजिए और जरा उनसे पूछिए एजुकेशन का कोई मॉडल उनके पास है या नहीं है? या फिर कागज पे लगातार लिखते चले जाइए कि इतने शानदार तरीके से हम एजुकेशन देंगे और आने वाले वक्त में विश्व गुरु बन जाएंगे, और इस पे पार्लियामेंट के भीतर तालियां बज जाएगी, रैलियों में तालियां बज जाएगी, टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार होते वाद संवाद के भीतर तालियां बज जाएगी। लेकिन इससे होगा क्या? इस देश के भीतर में एजुकेशन को लेकर या कोई बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े, इसको लेकर कोई नजरिया इस देश की राजनीतिक सत्ता के पास है ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि आज कुछ कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख देते हैं, जिसके बाद इस बात का जिक्र होगा कि इस देश के भीतर में जितने बच्चे पहली कक्षा में अपने आप को डालते हैं और पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, 5वीं कक्षा तक आते आते उसमें कितनी कमी आ जाती है, 8वीं तक आते आते कितनी कमी आती है, 10वीं की परीक्षा कितने बच्चे दे पाते हैं, 12वीं की परीक्षा कितने दे पाते हैं, और हायर एजुकेशन पहुंचते पहुंचते वो संख्या चंद लाख में क्यों सिमट जाती है? करोड़ों की तादाद से निकलते हुए जो लोग पीएचडी करते हैं वो चंद हजार में ही क्यों सिमट जाते हैं? यह सवाल क्यों बड़ा है? हमें लगता है इसके लिए सबसे पहले इस देश में जो लोग कानून बनाते हैं, जिनके निर्णयों से इस देश को प्रभावित किया जाता है, उनकी स्थिति देख लीजिए। जो ऊपरी सदन संसद के भीतर में है उसको राज्यसभा कहते हैं, और राज्यसभा में चुने हुए लोगों को माना जाता है कम से कम यह पढ़े लिखे समझदार लोग तो होंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में 24 राज्यसभा में सांसद ऐसे हैं जो 8वीं और 12वीं पास हैं, यानी इन्होंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा है। लोकसभा की स्थिति तो इतनी बुरी है, वो कल्पना के परे है, जो लगातार बढ़ती चली जा रही है। हम उसको कुछ एक हिसाब से एनालिसिस करते हैं। 2009 के चुनाव में 17 सांसद ऐसे थे जो कि 10वीं पास थे, यानी उसके ऊपर उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। कुछ 5वीं पास थे, कुछ सिर्फ 17 एमपीज थे। 2014 में कमाल हो गया। 2014 में 70 एमपीज ऐसे थे जो 10वीं पास, 12वीं पास या जिन्होंने कहिए मैट्रिक की परीक्षा भी पास नहीं की थी, उसकी तादाद लगभग 70 एमपीज की थी, यानी 12वीं तक भी वो नहीं पहुंचे थे। और 2019 में, यानी पिछले बरस जो चुनाव हुए हैं, उसमें 146 सांसद, 146 सांसद, यानी हर चौथा सांसद इस देश का ऐसा है जो 12वीं पास के बाद नहीं पढ़ा, यानी जिसने कॉलेज का चेहरा नहीं देखा है। तो हर चौथे सांसद ने अगर इस देश में कॉलेज का चेहरा नहीं देखा होगा, तो उनसे आप एजुकेशन के बारे में क्या जिक्र कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, जरा इसको और
अनुकूल कीजिए, थोड़ा अनानुकूल कीजिए। हमको लगता है कुछ चीजों का और जिक्र करते हैं। जैसे पिछले दिनों मध्य प्रदेश में एक नई सरकार बनी, शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस की सरकार को गिरा के आए। जो कांग्रेस के विधायक थे वो निकलकर बीजेपी के विधायक बन गए। उनमें पता चला कि जो शिवराज सिंह चौहान की मिनिस्ट्री है उसमें 7 मंत्री ऐसे हैं जो 5वीं पास हैं या 12वीं पास हैं। 2 मंत्री ऐसे हैं जो सिर्फ लिखना जानते हैं, उन्होंने स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा है। और इस देश के भीतर में अगर सांसदों और विधायकों की स्थिति को देख लीजिए, जैसे बिहार में 40 सांसद आते हैं चुनकर, उसमें से 11 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज का चेहरा नहीं देखा है। उत्तर प्रदेश में 80 सांसद आते हैं, उसमें से 16 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज का चेहरा नहीं देखा है। एक सांसद तो ऐसा है जो सिर्फ लिटरेट है, यानी लिख सकता है, उसने स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा है। महाराष्ट्र के 48 सांसदों में से 17 सांसदों ने कॉलेज का चेहरा नहीं देखा है। गुजरात के 26 सांसदों में से 10 सांसदों ने कॉलेज का चेहरा नहीं देखा है। कर्नाटक के 28 सांसदों में से 11 सांसदों ने कॉलेज का चेहरा नहीं देखा है। झारखंड के 14 सांसदों में से 4 सांसदों ने कॉलेज का चेहरा नहीं देखा है। पश्चिम बंगाल के 42 सांसदों में से 10 सांसदों ने कॉलेज का चेहरा नहीं देखा है। सबसे अच्छी स्थिति केरल की है। केरल में 20 सांसदों में सिर्फ 2 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज का चेहरा नहीं देखा है, लेकिन यह संख्या भी 10% हो जाती है। इस देश के भीतर में विधायकों की स्थिति देखिएगा तो 4275 विधायकों में से लगभग 1600 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज का चेहरा देखा ही नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए कि आप किस एजुकेशन का जिक्र करेंगे। इनके जरिए आप कैसे कहेंगे कि कॉलेज में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी में किताबें होनी चाहिए, जो रिसर्च विंग होता है उसमें प्रोटोकॉल्स की व्यवस्था होनी चाहिए, इंटरनेशनली क्या रिसर्च हो रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। जी नहीं, इसके लिए कोई बजट नहीं। और दुनिया के तमाम 200 देशों की कतार में भारत का नंबर इन रिसर्च स्कॉलर को लेकर या फिर जो पढ़ाई लिखाई के लिए लाइब्रेरी होती है उसको लेकर हमारे पास बजट की संख्या जो है वह 175 देशों के नीचे आ जाती है। हम एक ऐसी स्थिति में कैसे कल्पना कर सकते हैं कि इनका कोई ध्यान भी होगा। अब यहां पर एक सवाल सीधे सीधे जुड़ जाता है, ये कैसा निर्णय लेंगे। जब सवाल नेट और जी का चल रहा है और बच्चे जो कह रहे हैं आप हमसे क्यों परीक्षा दिलाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों आपने ध्यान दिया नहीं दिया। जिस समय लॉकडाउन की स्थिति हुई थी तो पहली बार जो प्रवासी मजदूर थे जिनको कोरोना हुआ नहीं था, जो महामारी के शिकार नहीं थे, उनको महानगर में रोक दिया गया। अच्छी बात है, आप मत जाइए, आप जाइएगा तो कम से कम बीमारी ट्रांसफर तो इधर से उधर नहीं होगी। लेकिन उस लॉकडाउन के बीच में जब लोग उससे प्रभावित होने लगे तो फिर लॉकडाउन उनके लिए खुल गया, वो सफर करने लगे, जाने लगे और जाते जाते आज की तादाद में देश के तमाम हिस्सों में और खास तौर से ग्रामीण इलाकों में भी कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। ये सरकार का निर्णय था, सरकार ही सारी व्यवस्था कर रही थी। शहरों में रोके हुए मजदूरों को रोटी नहीं दे पा रही थी, भोजन की व्यवस्था नहीं करा पा रही थी। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश, एक बार नहीं कहता था ये आप क्या कर रहे हैं। आए बाएं साएं जो भी आंकड़े होते थे सरकार बताते चली जाती थी, हमने इतना करोड़ इसको दे दिया, इतना करोड़ उधर बांट दिया, इतना राशन इतना दे दिया, इतना 5 किलो अनाज दे दिया। लेकिन सच क्या है इस देश का? सच यह है कि इस देश में जो निर्णय लिए जाते हैं वह निर्णय पूरी तरीके से अवैज्ञानिक होते हैं, साइंटिफिक होते ही नहीं है। ऐसे लोगों से आप एजुकेशन का जिक्र कैसे कर सकते हैं? और आप ऐसे लोगों को अगर चुन रहे हैं या हम लोग इसमें आपस में सहभागी हैं तो क्या इस देश के पढ़े लिखे बच्चों को नहीं सोचना चाहिए कि अगर इन हाथों में देश रहेगा तो फिर आने वाले वक्त में उनकी जीवन में सिर्फ अंधेरा है? या मां बाप ही सोच लें, मां बाप ये फैसला करें कि ऐसी सरकारों को नहीं रहने देना है जो पढ़े लिखे सांसदों को नहीं चुन के ला सकती है, अपने यहां कैंडिडेट जो बनाती है। इस देश में 2019 के इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे 25% कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कभी कॉलेज नहीं गए, कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा। उसमें से कितने जीते हैं उसका जिक्र हमने कर दिया, क्योंकि उनकी तादाद 146 है, विधायकों की तादाद 1300 से ज्यादा है। सवाल है कि हम लोग किस दिशा में डिजाइन में जा रहे हैं। जैसे अचानक झटके में निर्णय ले लिया गया ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ऑनलाइन दुनिया में जो पढ़ाया जाता है उसकी एक ट्रेनिंग होती है, उसके लिए मटेरियल उपलब्ध होता है, उसके लिए स्लाइड्स होती है, उसके लिए स्मार्टफोन्स वर्क करते हैं, उसके लिए हर जगह इंटरनेट की व्यवस्था होती है। जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो वो स्लाइड्स आती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या सिस्टम है? ऑनलाइन सिस्टम का मतलब ये है जिस तरीके से हम आपसे संवाद कर रहे हैं उसी तरीके से एक शिक्षक बैठ जाता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाना है, इतने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
हम कहते हैं इसको भी आप सच मान लीजिए। हमने बात कहां से शुरू की थी? 13 करोड़ बच्चों ने पढ़ाई शुरू की और कॉलेज तक देखते देखते चेहरा पहुंचा 3 करोड़ 74 लाख बच्चों का। अब इसके पैरेलल में आइए कि कितने बच्चे हैं जो ग्रेजुएट के बाद आते हैं। ये 3 करोड़ 74 लाख में से घटकर झटके में जो ग्रेजुएट के बाद की स्थिति आती है वह 90 लाख के आ जाती है। इस देश के भीतर में 13 करोड़ से चलकर जब 90 लाख तक की स्थिति में हम ग्रेजुएट की एग्जाम देने की स्थिति में आते हैं तो इस देश के पार्लियामेंट्री से आप क्या आशा कर सकते हैं? क्या वो एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना चाहेंगे जब उनके भीतर में हर चौथा सांसद कॉलेज का चेहरा नहीं देखे हुए है? इस देश के हर विधायक में जाइएगा तो हर तीसरा विधायक कॉलेज का चेहरा नहीं देखे हुए, तो आप क्या करेंगे? हां, इसका दूसरा हिस्सा यह है कि उनकी पूंजी में कोई कमी नहीं आती। उनके पास जितना पैसा होता है वो पैसा लगातार बढ़ता है और करोड़पतियों की तादाद में संयोग से ओवरऑल अगर पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए लगभग 92% सांसद करोड़पति हैं, तो दूसरा सच यह है कि जिन 146 सांसदों का हमने जिक्र किया जिन्होंने कॉलेज का चेहरा ही नहीं देखा है, उन 146 सांसदों में से 131 सांसद ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। अब आप क्या करोगे? उन्हें क्या जरूरत है पढ़ाई की? लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं इस देश के भीतर में, अब वो तय करें क्या कानून बनाने की बात उन हाथों में सौंपी जा सकती है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, और उनको एजुकेशन से क्या मतलब हो सकता है, और वो एजुकेशन को लेकर क्यों गंभीर होंगे? ये सवाल कौन उठाएगा? और इन सवालों को उठाते समय आपके जहन में ये सवाल क्यों नहीं आएंगे कि क्या आने वाले वक्त में अगर इस देश में सिर्फ आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार गंभीर नहीं है, इस देश के भीतर में सब कुछ ठप है लेकिन सरकार मदमस्त है? ये कैसे हो सकता है? पूरा एजुकेशन सिस्टम, कक्षा पहली का हो या कक्षा 12वीं का हो, कक्षा 10th की परीक्षा देने वाला छात्र हो या फिर ग्रेजुएशन में आखिरी सेमेस्टर देने वाला, कोई पढ़ाई कहीं नहीं हो पा रही है। और इस लेवल पे अगर ये चिंतन इस देश के भीतर में चल रहा है कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, तो ये परिकल्पना नहीं की जा सकती है कि कितनी भ्रष्ट और कितनी मानसिक तौर पर दिवालिया राजनीति इस देश के भीतर में सत्ता संभाले हुए लोगों की होती है। लेकिन फिर भी इसका मतलब यह है कि सरकारें नहीं चाहती है कि लोग पढ़ें, क्योंकि लोग पढ़ जाएंगे तो फिर वो भक्ति वाली भाव कहां से आएगी? हम आपको एक दूसरी स्थिति भी बताते हैं। 1950-51 में 50-51 में लीजिएगा या उसके हिसाब से भी अगर देखना शुरू कीजिए, हमने उसका एक एवरेज निकाला। जैसे 1960-61 में इस देश की जनसंख्या जो थी वह 45 करोड़ थी। इन 45 करोड़ लोगों में से 3.5 करोड़ बच्चे पहली कक्षा में पढ़ाई करते थे और 3.5 करोड़ में से 5वीं के बाद जो पढ़ाई छोड़ देते थे उनकी संख्या लगभग 2 करोड़ 90 लाख थी। सिर्फ 67 लाख बच्चे ही 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई कर पाते थे। उसके बाद हमने देखा, अगर इसको आकलन शुरू किए तो उसके बाद बड़ा गैप आता है कि 45 करोड़ जब जनसंख्या थी और आज की तादाद में 130 करोड़ जब जनसंख्या है, तो हमारे यहां पहली कक्षा में जाने वाले बच्चों की संख्या लगभग 13 करोड़ है। उस डिजाइन में देखिए तो आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा। अगर आप आजादी के बाद की स्थिति में जो बच्चे पहली कक्षा से 5वीं तक कक्षा तक पढ़ पाते तो उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते थे, उनका रेशियो और आज छोड़ने वालों का रेशियो एक ही है। यानी उस समय हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की स्थिति में थे, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे, डेवलप कर रहे थे, डेवलप करना चाहते थे, पढ़े लिखे परिस्थितियों से जुड़ना चले जाते थे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस देश के भीतर में बढ़ते हुए छात्र और एजुकेशन सिस्टम को लेकर धीरे धीरे इतना बिगड़ गया है कि हमारे यहां संख्या यूनिवर्सिटी की बढ़ गई, लेकिन इस यूनिवर्सिटीज के भीतर का जो एजुकेशन है वो डाइल्यूट होता चला गया। कोई ध्यान नहीं है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। और शायद यही वजह है कि जब हम आखिर में इस बात पर गौर करते हैं कि इस देश से बाहर बच्चे क्यों चले जाते हैं पढ़ने के लिए और सरकारें रोकती क्यों नहीं है, तो आपको जानकर हैरत होगी, बीते 6 बरस का एनालिसिस यह आया है कि 3 लाख से ज्यादा बच्चे हर बरस विदेशों में चले जा रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ की सत्ता शासक को कोई शर्म नहीं आती है कि हम अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम को क्यों नहीं मजबूत कर पा रहे हैं। इस बार तो बच्चे बाहर नहीं पढ़ने जा रहे हैं। जो बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जा रहे हैं, कम से कम वही इस देश की राजनीति को अपने हाथों में संभालने की स्थिति में लेकर आए, वह एकजुट हों।
जो बच्चे नीट और जी के लिए जाने वो बच्चे एकजुट होना खुद को शुरू करें। 18 साल की उम्र होगी, आप राजनीति में आने की तैयारी कीजिए। 25 साल होते होते आप चुनाव लड़ने की तैयारी, जो 25 साल के हो गए वह कम से कम सोचना शुरू करें कि पढ़े लिखे को हाथों में इस देश में कानून बनाने वाले लोग तो रहने चाहिए, अन्यथा करप्शन, अन्यथा दिवालियापन, ऐसी स्थिति डेवलप कर दी जाती है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ चने देकर मोर को ही खिला सकते हैं। लेकिन छोड़िए इसको। इस दौर में जो बाहर जाने वाले बच्चे हैं उसमें सरकार के जो आंकड़े बताते हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसने 2018-19 का जो आंकड़ा जारी किया उसमें पता चला 3,93,000 बच्चे 2018 में चले गए, तो 4,39,000 2019 में चले गए। हम किस दिशा में जा रहे हैं? हमारे पास ना पैसा है, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास बच्चों को पढ़ाने का कोई विजन है, ना हम चाहते हैं कि वो किसी रूप में प्रोफेशनली आगे बढ़ सके। हम कहते हैं कि हमारे पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कहते हैं हमारे पास खूब पैसे पूंजी है, हम दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी, हम कहते हैं। इस कहने पर मत जाइए, एनालिसिस कीजिए। अगर ये सरकार जी और नीट वाले जो बच्चे हैं वही सोच लें कि अब इस देश के भीतर में एक ऐसी परिस्थिति डेवलप की जाए जहां पर कम से कम जिसने कॉलेज का मुंह देखा हो वह तो जाए, अन्यथा हर चौथा सांसद ऐसा है जो कि 12वीं पास के आगे जा नहीं पाया है। इसके मतलब क्या है? बहुत सारे सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने 5वीं पास हैं, इसमें आप भ्रम न कीजिएगा। कुछ सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने 8वीं पास की है, लेकिन वह इस देश में मंत्री भी है। हम जिक्र करना उन नामों का नहीं चाहते हैं क्योंकि डिग्री का सवाल कई लेवल पर उठ जाएगा। इस देश के भीतर में मंत्री संतरी ऐसे बड़ी तादाद है, बड़ी कतार है जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं किया। कम से कम एक बेसिक लाइन तो हम लोग खींच लें, तब उसके बाद जिक्र करेंगे कि यह सरकार नीट की परीक्षा ले रही है कि जी की परीक्षा ले रही है। ये परीक्षा देने के बाद भी कोई रास्ता खुल रहा है या नहीं खुल रहा है? कोई रोजगार का विजन देने का सरकार के पास जब कुछ भी नहीं बच रहा है तो फिर होगा क्या? ये सोचिए आप। परीक्षाओं के जरिए आगे बढ़ा जाए या इस देश की राजनीति को ही अब अपने हाथ में ले लिया जाए, उसके तरीके इवॉल्व किए जाए। अन्यथा जो माँ बाप ये सोचते हैं कि वो विदेशों में बच्चों को भेज देंगे तो देश को नरक बनाने दीजिए, उसमें कम से कम ठीक परिस्थिति कीजिए। जो पढ़े लिखे लड़के सोच रहे हैं कि वह प्रोफेसर बन जाएंगे, लेक्चर बन जाएंगे, कहीं वकील बन जाएंगे, कोई सोच रहा है कहीं एंकर बन जाएंगे, कोई सोच रहा है कहीं एडिटर बन जाएंगे। पूरी स्थिति इतनी नाजुक कर दी गई है इंस्टीट्यूशन वाइज, वो चाहे सीबीआई का डायरेक्टर हो या आईबी का डायरेक्टर हो, वो सीवीसी का चेयरमैन हो या इस देश के रिजर्व बैंक का गवर्नर हो, सबकी मानसिक स्थिति को अगर इस देश के चलाने वाली राजनीतिक सत्ता अपने धरातल पर ले आएगी तो देश में कितना अंधेरा होगा, उसमें कौन सी बत्ती आप जलाइएगा और कौन सी घंटी बजाइएगा ये आप सोचिए। लेकिन सचेत हो जाइए, अब कम से कम जागिए। पढ़े लिखे लोगों का देश होना चाहिए। ये सिर्फ विश्व गुरु कहने भर से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।